डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू 2021 एडिशन ऑफ 3 ईयर पेपर एनालिसिस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंटेंडेड है सेमेस्टर 3 के मेरे स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम अभी लिख रहे हैं DU, SOL, इग्नू एंड कई अन्य यूनिवर्सिटीज में अभी आने वाले हफ्तों में जो CBCS सिलेबस को फॉलो करते हैं। आपको पता है कि ये एक स्पेशल एनालिसिस होती है जिसमें हम पास्ट 3 ईयर पेपर एनालाइज करेंगे। इसमें मैंने लिया है 2020, 2019, 2018 के पेपर को, उसको एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, और ये क्विक रिवीजन जैसा होगा और थोड़ी बहुत गेस करने की भी कोशिश करेंगे जिसको बहुत अहमियत आपको नहीं देना चाहिए। सो लेट अस बिगिन। यदि हम सिलेबस देखें तो सिलेबस इसका थोड़ा सा लंबा है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। आप ध्यान दीजिए कि एज ए डिसिप्लिन मतलब ये थ्योरी की बात हो रही है, प्रैक्टिस की नहीं है अभी। उसमें मीनिंग, डायमेंशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन की बात है, उसका कैसा नेचर है, क्या स्कोप है, और कैसे वो जो है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक डायकोटमी क्रिएट हुई है। इसी तरह की डायकोटमी जो है वो पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी हुई है, और कैसे एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन ये इवॉल्व हुआ है। उसके बाद जो है फिर थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें टेलर, वेबर और गुली कुर्विक की थ्योरी है। फिर नियो क्लासिकल थ्योरी में इल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन और हर्बर्ट साइमन का रैशनल चॉइस थ्योरी है। और फिर कंटेम्प्रेरी थ्योरी में दो आपको अगेन पढ़ने, फ्रेडरिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच और ड्रकर का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पब्लिक पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट, रिलीवेंस एंड अप्रोचेस से, फिर कैसे वो फॉर्मुलेट होती है, कैसे बनती है पब्लिक पॉलिसी, कैसे इंप्लीमेंट होती है और कैसे इवेल्युएट होती है, इसके बारे में आपको जानना है। एंड देन लास्ट में मेजर अप्रोचेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे NPA है, NPM है, NPS है, गुड गवर्नेंस है और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये काफी एग्जॉस्टिव सिलेबस इन्होंने बनाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। यदि OB की बात करें तो आपको पता है कि यदि आप DU के स्टूडेंट हैं या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में भी OB लगभग ऐसे ही होते होंगे। 6 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, कोई नोट वोट होता नहीं है। आपको क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड पूछने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके पास बुक है, नोट्स हैं, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा वो ऑफबीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ज्यादा फोकस जो है इंट्रोडक्टरी टॉपिक या थीम पे रहता है। मेरी सलाह होगी कि पॉल साइंस हेल्प की जो थीमेटिक वीडियो है, थीम वाइज वीडियो, वो हर सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। उसको कम से कम 5-6 बार देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट टाइम आप जब देखते हैं तो 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए। सेम वे जो एग्जाम गाइड है जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप में से कई लोग इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं, कई यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे अच्छा रिसोर्स आपके नोट के अलावा, आपका नोट बेस्ट होता है, उसके अलावा यदि कोई दूसरा बाहर का रिसोर्स है तो दिस इज अनडाउटेडली द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल। इसको कम से कम इस गाइड को भी 6 से 7 बार पढ़िए। और फिर अगेन मैं बोलूंगा, लास्ट रीडिंग जो है वो आधे घंटे से अधिक टाइम नहीं लगना चाहिए पूरे गाइड के लिए। देन एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाइए, क्योंकि ऑफ बीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 6 ही क्वेश्चन है, 6 में 4 का जवाब देना है। तो किसी टॉपिक को छोड़िए मत, मेरी सलाह होगी, वो आपको बचा लेगा। ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही देंगे। एंड बार बार मैं कहता हूं कि बी रेडी टू टैकल ट्विस्टेड एंड ऑफ बीट क्वेश्चन। कैसे? ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, जितना ही ऑफ बीट क्वेश्चन पूछा जाए, जवाब उसका स्टैंडर्ड ही होता है। कितना भी क्वेश्चन को घुमा दीजिए, आपको उस क्वेश्चन का, सोशल साइंस की यही ब्यूटी है, इसमें कोई सही या कोई गलत आंसर होता ही नहीं है। आपको अपना पक्ष रखना होता है, और एकदम एक जिसको बोलते हैं कोजेंट वे में, एक सही ढंग से अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। उसमें ये मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चन कितना घुमा हुआ है, आपको लगभग आंसर लिखना होता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन इस टाइप का है, घुमा हुआ, आप पहले उसको स्ट्रेटन करते हैं, और यदि आपको जितना समझ में आता है उसके इर्द गिर्द ताना बुन के आप इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप टाइम के साथ समझ आएंगे। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड आंसर टू एनी क्वेश्चन। ये समझिए, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे और कभी आगे चर्चा करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने अभी तक एग्जाम गाइड नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और इस साइट पे यदि आपको कोई डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे मेल कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है, 3 साल का क्वेश्चन मैंने लिया है। उसमें से 2020 की OB के मेरे पास में 2 पेपर हैं। एक सप्लीमेंट्री जैसी लगती है, तो अच्छा है कि 2
क्वेश्चन वहां हो गई, और एक क्वेश्चन 2019 की है, दूसरी 2018 की है। ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने अपने एग्जाम गाइड में भी दिया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि ओबी 2020 में हर वर्ष दो दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यदि हम फर्स्ट थीम में चलें, उसको भी मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, मीनिंग, नेचर, डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। यदि उसमें जाए तो 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको पूछा ही जाएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ठहर करके लेट अस सी कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है, एक तरह का डाइकोटमी है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें पब्लिक स्पिरिटेडनेस है। पब्लिक वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक्शन आर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट क्या है? इन डेमोक्रेसीज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये जो है जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीपल के बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए है, पब्लिक की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, पब्लिक को वेलफेयर देने के लिए है, पब्लिक को बेसिक मिनिमम नीड प्रोवाइड करने के लिए है, पब्लिक को सुरक्षा देने के लिए है, उनको एक अमन चैन की लाइफ देने के लिए, सब कुछ पब्लिक के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पिरिटेडनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है, और पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे एमएलए एमपी, उसको उसके थ्रू ये पब्लिक को अकाउंटेबल होता है। इसलिए ये आंसरेबल होता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो रेगुलेटर है लाइक सीबीआई है, सीवीसी है, सीएजी है, उनको ये उत्तरदायी होता है। ये एक एक पैसा यदि खर्च करता है तो पब्लिक ग्लेयर में होता है, पब्लिक स्क्रूटनी कर सकती है, जवाब मांग सकती है, क्योंकि वो पब्लिक को अकाउंटेबल होता है। इस तरह से यदि आप देखें, और इसका जो मेन एम जो है वो पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना है, ना कि प्रॉफिट या शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब इस सब मामले में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसका मेन फोकस है प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएट करना, और वो पब्लिक को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होती है, वो अपने शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होती है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी भी है, दोनों में एक ही जैसी हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, मैनेजमेंट के एक ही जैसे प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं, और एक ही तरह से जो है वो फोकस करते हैं, मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, और उसी तरीके से प्लान, प्रोजेक्ट, ये स्कीम बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला वो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। तो ये आपको हाईलाइट करनी है, एग्जाम गाइड में इसकी पूरी डिटेल आंसर दी गई है। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो मैंने डिस्कस किया उसे आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। एंड डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वही उसका नेचर और स्कोप है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक वैल्यू क्रिएशन, पब्लिक के ग्लेयर में रहना, पब्लिक के इंस्टीट्यूशन जो है रेगुलेटरी, उसको उसे हिसाब ले सकती है, उसकी ओवरसाइट होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एंड लार्ज पब्लिक के लिए, पीपल के लिए काम करता है, और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को उत्तरदायी होता है। इस टाइप का इसका नेचर है। इसकी नेचर बहुत बदल गई है अभी के जमाने में, जहां डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जमाना है, और ग्लोबलाइज्ड एरा में तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आगे एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। देन डिस्कस मीन, तो ये दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही इस साल भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे ये नेचर स्कोप चेंज हुआ है वो भी पूछा जा सकता है। 2019 में क्वेश्चन है, डिस्कस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ तो मीनिंग वही हो गई, सेम क्वेश्चन है, और स्कोप यहाँ भी है, तो ये भी एक तरह से सेम है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा कितना बड़ा है। अब दायरा यदि आप देखेंगे तो इसका क्या नहीं है। आपको पता है कि इकोनॉमिक मैटर को हैंडल करने से लेके वेलफेयर मैटर, या आप कह लीजिए बेसिक मिनिमम नीड या सर्विस प्रोवाइड करने का जो मैटर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हो, या इवन इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेट का काम हो, चाहे कोई भी एरिना हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, रेगुलेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जहां है वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी गवर्नमेंट कर पाती है,
और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव आर्म है वो गवर्नमेंट है। स्टेट यदि जो भी करती है वो गवर्नमेंट करती है, तो स्टेट जो भी करती है वो उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उसका हाथ पांव है। तो स्टेट के जितने टेंटिकल्स फैलेंगे, जैसे वेलफेयर स्टेट बना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्कोप बढ़ गया, वो वेलफेयर की सर्विस देने लगा। जैसे कि आपको फ्री राशन देनी है तो उसको कैसे देनी है, सब्सिडी देनी है तो कैसे देनी है, आवास जैसे कि फ्री आवास देनी है तो उसको कैसे, मतलब बेनिफिशियरी को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उस तक पैसे पहुंचाना है, बेसिक मिनिमम नीड जितनी वेलफेयर सर्विस, ओल्ड एज केयर है या वृद्धावस्था पेंशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही वेलफेयर सर्विस देती है। यदि सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे वो बिजली की सर्विस हो, टेलीफोन की सर्विस हो, एयरलाइंस की सर्विस हो, चाहे किसी भी तरह का यूटिलिटी की सर्विस हो, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है। यदि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर करना हो, जो स्टेट का बेसिक काम है, तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। यदि मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो वहां भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। यहां तक कि जुडिशियरी और लेजिस्लेशन में भी लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है कि लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट, ये सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। और जो जुडिशियरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार हो, चाहे उसकी रजिस्ट्री ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोर्ट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही के ही अंदर आता है। तो इसका स्कोप बहुत 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 बड़ा है। मतलब वॉट एवर स्टेट का स्कोप है वही उसके गवर्नमेंट का स्कोप है, और वही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है। जिस तरह से नेचर स्टेट का चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट के का रोल बदल रहा है इस डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, इंटरनेशनलाइजेशन के जमाने में, उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल जो है बदल रहा है। देन 2018 क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेम क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन इन मॉडर्न टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका मैंने पूरा जवाब एग्जाम गाइड में लिखा है। आपको पता है कि ये 5 फेज में इसके इवोल्यूशन को, जो इसका एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसको हम बांट सकते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। उसके बाद जो है एक साइंटिफिक या यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एरा आया, जिसमें टेलर और वेबर एंड गुलिक एंड फयोल ये सब आए, और उसके बाद उसको चैलेंज किया गया हर्बर्ट साइमन एंड अदर के द्वारा। और फिर उसके बाद वो एक तरह का पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट से उसका अनईजी काइंड ऑफ रिलेशन बना, और फिर जो है अपने सेल्फ पैरों पे वो खड़ा हुआ 70s में, और एक तरह का कंटिन्यूअम बना, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअम। और वो डिसिप्लिन एक अलग, बोथ फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट, अपना खुद वजूद उसने बनाया। तो ये 5 फेज में हम बांटते हैं। बेसिकली निकोलस हेनरी ने इसको बांटा है। तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इन सब से निकल के क्या आता है 3 साल के क्वेश्चन को देखने और 4 क्वेश्चन को देख के, कि ये जो क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस एंड डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ग्लोबलाइजेशन एरा, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। एंड हाउ इट्स नेचर एंड स्कोप हैज अंडरगॉन चेंज इन द ग्लोबलाइजेशन एरा। यदि एक दो लाइन और इस पे देखिए तो, ग्लोबलाइजेशन एरा में जो मैंने अभी अभी तक आपको स्कोप बोला, उसमें कुछ और ऐड हो गए हैं। एक तो स्टेट जो है एक कम्पिटिटिव स्टेट हो गया है, वो इंटरनेशनल कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को अट्रैक्ट करना चाहता है। जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर स्टेट नेशन अपनी जो है बात कहना चाहता है। तो ये जो इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है पूरे नेशन का, अब नेशन एक आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सारे रोल को निभाता है। कैसे जो है वो निगोशिएट करेगा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी बात कहेगा नेशन, कैसे वो जो है कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा, कैसे एमएनसीज एंड इंटरनेशनल रेगुलेटर्स जो हैं उनसे कैसे जो है निगोशिएट करके अपनी बात रखवाएगा। ये सारी चीजें। देन रीजनल जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईयू, एसीएन, सार्क, ऐसे, उसमें लॉट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है ग्लोबलाइजेशन के एरा में होते जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप और बढ़ गया है। वो एक इंटरनेशनल आउटलुक जो है वो अख्तियार करते जा रहा है। डोमेस्टिक पॉलिसी को बनाने के समय में भी ध्यान रखा जाता है कि इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है और इंटरनेशनल माहौल है उसको ध्यान में रखा जाए। और जितनी कंपनीज हो, एमएनसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या जो इंटरनेशनल इवन ग्लोबल सोशल मूवमेंट हो, चाहे
नॉन स्टेट एक्टर हो, वो दे लुक टुवर्ड्स द डोमेस्टिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए काइंड ऑफ गाइडेंस एज फार एज दैट नेशन इज कंसर्न। तो इस मायने में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और स्कोप और दायरा और बहुत ज्यादा विशाल हो गया है ग्लोबलाइजेशन के एरा में। इन सबको आपको हाईलाइट करना है। अब हम लोग जो है दूसरे थीम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मतलब थोड़ा सा ये आप बंटवारा मैंने जो किया बहुत अच्छा आपको नहीं लगेगा। फिर से मैंने प्राइवेट पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन लिया है, शायद दोनों को मिक्स भी किया सकता है। लेकिन यदि आप 2020 में क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो चलिए ठीक है, ये तो ओल्ड क्वेश्चन हो गई। एग्जामिन द वेरियस स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, ये भी जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस ब्रीफली द इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन इन मॉडर्न टाइम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मतलब ये एक तरह से कहिए कि इसको हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया। तो डिस्कस इन ब्रीफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एकेडमिक डिसिप्लिन, हाईलाइटिंग द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी। यदि ऐसा पूछता है तो दोनों ही क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट के जो बीच का डिफरेंस था वो तो बता ही दिया है। द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो डाइकोटमी है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से मैं आपको दो तीन लाइन में बताऊं तो जो इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरह से एकेडमिक शुरुआत हुई थी। वहीं पे विल्सन ने ये डायकोटमी क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाना है वो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, क्योंकि उसमें वैल्यू आता है, पॉलिटिकल वैल्यू। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है निष्पक्ष ढंग से, न्यूट्रल ढंग से, इफिशिएंट प्रोफेशनल मैनर में उन पॉलिसीज को बस इंप्लीमेंट करना। यहीं से एक लाइन खींच गई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कि पॉलिटिक्स पॉलिसी बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इंप्लीमेंट करेगा। ये जैसे जैसे इवॉल्व हुआ ये सब्जेक्ट, ये डायकोटमी ने टाइम टू टाइम इस पे इसको चैलेंज दिया। जैसे एनपीए के टाइम में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को लगभग ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन एनपीएम जब आई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो फिर वो डायकोटमी क्रिएट किया गया। और फिर अभी ग्लोबलाइज्ड एरा में वो डायकोटमी को लगभग खत्म करके पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअम की बात की जाती है। तो ये दोनों जो डायकोटमी है, पब्लिक प्राइवेट एंड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस उस क्रम में कि कैसे ये सब्जेक्ट जो इवॉल्व हुआ, जो मैंने आपको 5 स्टेज बताया। अब हम लोग आते हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और गुलिक उर्विक का पोस्ट कॉर्ब एंड फायोल भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एन एसे ऑन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। ये तो इतनी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो में भी गाइड में भी, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 2019 में क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। उसके बाद आया है एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर, तो ये तो एकदम रन ऑफ द मिल आसान क्वेश्चन है, नोट्स था पोस्ट कॉर्प पे। नोट ऑन वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये सब क्वेश्चन वेबर पे एक ही है। देखिए वेबर का यदि पूछा जाए लीगल रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, सब सेम ही है। आपको आंसर जो मैंने बोला अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड आंसर लिखनी है, वो सब में कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि वेबर के अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी पे बेस्ड है, यहाँ पे ट्रेडिशनल या करिस्मेटिक लीडरशिप नहीं है, इसीलिए ये ब्यूरोक्रेसी है, एडवांस्ड है, मॉडर्न सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल फीचर है। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक, जिसको आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैसा ब्यूरोक्रेसी किताबों में होना चाहिए, रियल लाइफ में होता नहीं है, वही उनकी थ्योरी है। उन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की ही थ्योरी दी है और उसी को ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा मतलब 4 क्वेश्चन में से 3 बार जो है वेबर को पूछा गया, एक ही बार टेलर को। तो इस बार हो सकता है कि टेलर में भी आज तो पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसको क्या डिस्कस करें, आप गाइड में पढ़ लीजिए और वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसपे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब आइए नियो क्लासिकल थ्योरी यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ले, एल्टन मायो और साइमन, हर्बर्ट साइमन। तो एल्टन मायो का जो हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉथरोनियन स्टडीज, ये 2020 का ओबी का पहला क्वेश्चन है। तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, गाइड को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको आप कहते हैं एक मतलब सरल क्वेश्चन या मुंडेन क्वेश्चन,
या बिना किसी दिमाग के आप लिख सकते हैं। एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो ये भी जो है गाइड में भी और वीडियो में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी लिखिए हर्बर्ट साइमन का, तो जरूर उनका जो आइडिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का, सेटिस्फाइसिंग का और बाउंडेड रैशनलिटी, वो जरूर डिस्कस कीजिए। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि इनका जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, अगेन वो वेबर के जैसा एक आइडियल मतलब कि सिचुएशन है, आइडियल थ्योरी है, क्योंकि रियल लाइफ में कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी नहीं होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है, मतलब जो मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास में लिमिटेड टाइम, एनर्जी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, उसकी बाउंडेड रैशनलिटी होती है। वो एक गुड एनफ डिसीजन लेता है, बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता है, वो बरसों डिसीजन लेने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। वो हर अल्टरनेटिव को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके और वे इन करके जो है बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं चुन सकता है, वो गुड एनफ अल्टरनेटिव चुनता है। वो जो है एक मैक्सिमाइजर नहीं है, वो एक सेटिस्फाइसर है। इन सब बातों को आपको लिखना चाहिए। देन 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये बिल्कुल सेम है इससे। एनालाइज हाउ, 2018 का मैं पढ़ रहा हूँ, एनालाइज हाउ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, काफी बार पूछा गया है। इससे दो चीज एक साथ पूछ लेते हैं, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है और फिर ये बताना है कि उसकी जो कमियां थी, कैसे वो आदमी को उसने मशीन बना दिया था, मैन एज ए मशीन। एक लेबर या वर्कर को कॉग इन द व्हील, व्हील में जो एक जस्ट पार्ट होता है या मशीन का एक पुर्जे की तरह टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ट्रीट करता था, उसको कैसे जो है फिर से ह्यूमन अप्रोच के थ्रू मायो ने मैन को सेंटर में रखा। उसने कहा कि नहीं, ये आदमी जो लेबरर है वो, या जो मैकेनिक है, जो वर्कर है, वो पुर्जा नहीं है, वो कॉग इन द व्हील नहीं है, वो एक जीता जागता सोशल मैन है, जो कि अपने सोशल, जो उसकी सोसाइटी है, जो उसका फैमिली है, जो उसका सोशल इकोसिस्टम है, उसमें वो इम्बेडेड है। और वो लेकर के वो आता है, वो संस्कार लेकर के आता है, वो अपनी चिंता परेशानियां लेके आता है, और ऑफिस से भी लेके जाता है, फैक्ट्री से भी लेके जाता है। जब तक हम उस सोशल मैन को नहीं समझेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे बेस्ट आउटकम या आउटपुट नहीं ले सकते हैं। तो किस तरह से उन्होंने ह्यूमन और उसके जो रिलेशन है, उसकी जो दुनिया है, उसको कैसे वर्क प्लेस से अटैच किया, ये बेसिकली इंप्रूवमेंट था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर एल्टन मायो का। और ये एक तरह से उसने कंप्लीमेंट किया। यदि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को भी अपनाओ, मतलब कि साइंस ऑफ वर्क डेवलप करो, अच्छे ढंग से वर्कर को चुनो, उसको ट्रेनिंग दो, उसके जो इम्प्लीमेंट हैं, उसके जो इक्विपमेंट हैं, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट उसको अच्छा करो, और फिर उसके सोशियो कल्चरल जो उसका इकोसिस्टम है उसको समझने की कोशिश करो, उसके दिमाग को समझो और उसको एज ए सोशल मैन ट्रीट करो जो वर्कर है। तो ये दोनों से जो है आपका सबसे अच्छा जो है प्रोडक्टिविटी हो सकती है और इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रह सकता है। यही इंप्रूवमेंट जो है मायो की थ्योरी ने किया ओवर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब इन चार क्वेश्चन को देखने के बाद जो इस साल मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, वो है एनालाइज इल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हाइलाइटिंग द लिमिटेशन ऑफ हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट। ये तो लगभग यही क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसका एक आगे बढ़ जाएगा। इल्टन माइज ह्यूमन रिलेशन और लिमिटेशन हाउथरिन एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउथरिन एक्सपेरिमेंट एक फेल एक्सपेरिमेंट था। ऑल जितने इसके एक्सपेरिमेंट थे लगभग कुछ निकला नहीं था, लेकिन मायो ने अपने इंजेन्यूनिटी से, अपने बुद्धिमत्ता से और उनका जो अपना जो एक डिडक्टिव थॉट था, रीजनिंग था, उससे उस एक्सपेरिमेंट को एक नया आयाम दे दिया। यही आपको लिखना है। डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाउंडेड रैशनलिटी, जो मैंने अभी बताया, एंड सेटिस्फाइसिंग गिवन बाय साइमन एज पार्ट ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए कंटेम्प्रेरी थ्योरी रिग्स एंड ड्रकर। बहुत आश्चर्य है कि 2020 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं था। रिग्स बहुत पॉपुलर रहा है। 2019 में दो क्वेश्चन पूछा गया है। रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच हैज मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलाबोरेट। तो आपको पता है कि एक बहुत ही नया अप्रोच था कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लार्जर सोशियो कल्चरल
जो इन्वायरमेंट होता है उससे अफेक्टेड होता है। यही इकोलॉजिकल अप्रोच है। जिस तरह से एक पेड़ पौधा आदमी अपने इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में पलेंगे पलेंगे बढ़ेंगे वैसे ही आदमी आप बनते हैं। यही तो संस्कार कहा जाता है, यही तो कहा जाता है कि किस तरह से इसको नर्चर कहा जाता है, नेचर और नर्चर। तो उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, और इन टर्न वो अपने सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट पे भी असर डालता है। तो ये इकोलॉजिकल अप्रोच है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ओपन है अपने इन्वायरमेंट से, ये इनपुट लेता है आउटपुट देता है, अपने इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड होता है, अपने इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो ये कैसे समझने में हेल्प करता है, जो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने गाइड में इसको डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन 2019 में क्रिटिकली एग्जामिन पीटर ड्रकर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये तो सिलेबस में है नहीं, इसको क्यों पूछा गया मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन चूंकि पूछा गया इसलिए मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में दे दिया, जबकि इनका जो सिलेबस में है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे और इनोवेशन पे आपको है, जो पूछा नहीं गया है। क्रिटिकली 2018 में पढ़ रहा हूँ, क्रिटिकली इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ मॉडल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस साल मुझे लगता है कि फ्रेडरिक पूछना चाहिए। इसमें पूछा जा सकता है कि एनालाइज रिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डेवलपिंग नेशन। इसलिए डेवलपिंग नेशन में पूछ जो रहा हूँ क्योंकि इनकी जो स्टडी है वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में की गई थी, उनके लिए ही की गई थी, उनके ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उनके समाज के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश की गई थी, जिसको उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा। तो इसलिए इनकी सारी जो जो थेसिस है या जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है डेवलपिंग सोसाइटीज पे, लाइक इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। पब्लिक पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखिए 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा है। डिफाइन पब्लिक पॉलिसी। तो आपको पता है कि पब्लिक पॉलिसी एक डेफिनिट कोर्स ऑफ एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक तरह का पब्लिक डिसीजन है या कलेक्टिव डिसीजन है टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को, मतलब निजी जिंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक निजी डिसीजन लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, आपका चप्पल टूट गया है तो आप ये डिसीजन कि मैं किस कंपनी का चप्पल खरीदूं और कहां से खरीदूं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये डिसीजन है। तो ये आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया। इसी तरह से यदि फार्मर के बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट कलेक्टिव या पब्लिक डिसीजन लेती है इस प्रॉब्लम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्व करने के लिए, वही पब्लिक पॉलिसी है। तो आप समझ सकते हैं। एग्जामिन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो फॉर्मुलेशन का मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, इसको मैंने पूरी तरह समझाया है वीडियो में भी और एग्जाम गाइड में भी। इंप्लीमेंटेशन है कि एक बार बन गई तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले उसमें रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, उसके ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाते हैं, फिर उसमें बजट जो है वो हम समझते हैं कितने पैसे लगेंगे, उसको ईयरली बजट को डिवाइड करते हैं, फिर फंड का अरेंजमेंट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उसको इंप्लीमेंट कर पाए। वो भी कई तरीके की होती है, कई प्रोजेक्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट होते हैं, कई जो है स्कीम के फॉर्म में, कई मिशन के फॉर्म में होते हैं। सब में थोड़े बहुत डिफरेंस है। जैसे आयुष्मान भारत मिशन, ये जो है एक पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन, इसी तरह नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और बहुत सारे स्कीम के, जैसे होती है बेसिक इनकम स्कीम एंड ऑल, मेनी मेनी अदर स्कीम चलती हैं। तो वो स्कीम के तहत इंप्लीमेंट होती है, उसका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद फिर उसकी जो है मॉनिटरिंग होती है कि कैसे हुआ है, उसको आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क करते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया कैसे इंप्लीमेंट होती है, फॉर्मुलेट होती है, फिर उसको इवेल्युएट भी किया जाता है, मिड कोर्स करेक्शन भी किया जाता है। ये तीनों आपको जो है समझना चाहिए। उसमें से 2 यहाँ पूछे गए हैं, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है दूसरा 2020 में। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइफ लाइन है। इसी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यही समझिए। इसी के लिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? जो पब्लिक पॉलिसी बनाए और उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे, वही गवर्नमेंट है। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी से ही सभी पब्लिक के जो प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सोसाइटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो कलेक्टिव डिसीजन ली जाती है वही पब्लिक पॉलिसी है। तो आप समझ लीजिए कि पब्लिक पॉलिसी का कितना इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए ही लोग सरकार में आते हैं,
जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसलिए सत्ता चाहती है कि अपने पॉलिटिकल वैल्यूज के अनुसार वो पब्लिक पॉलिसी फ्रेम कर सके और फिर उसको इफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सके। इसी से उनको लगता है कि वो समाज का जो है समस्याओं का निदान करेंगे, पब्लिक का भला करेंगे और कंट्री को आगे ले जाएंगे। तो पब्लिक पॉलिसी ही वो व्हीकल है जिसके थ्रू ये सारे किए जाते हैं। तो ये इतना सिग्निफिकेंट है और इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वेरियस मॉडल का मतलब वेरियस अप्रोचेज है, वेरियस थ्योरीज हैं। थियोरटिकल मॉडल है, ये तो थ्योरीज हो गए, जैसे कि रैशनल चॉइस थ्योरी है, इसको पब्लिक चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं, या इंक्रीमेंटल थ्योरी है, गेम थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, या सिस्टम अप्रोच है। तो पब्लिक पॉलिसी को बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं, उसका एक थ्योरेटिकल जो है मॉडल आप बना सकते हैं। ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी विच इज सेम एज मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आप उसको पढ़ लीजिए और गाइड में भी मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है। 2018 में है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कॉन्सेप्ट मतलब सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, क्या है पब्लिक पॉलिसी। जब प्रोसेस की बात आती है तो इसमें सब कुछ आता है, फॉर्मुलेशन आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है एंड इवेल्युएशन भी आता है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा आप बता दीजिए। यही पॉलिसी प्रोसेस है, एक साइकिल चलती है, पहले पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, फिर इंप्लीमेंट होती है, फिर इवेल्युएट होती है, उसमें मिड कोर्स करेक्शन होता है। इस तरह से एक साइकिल पूरा होता है, फिर नई पॉलिसी बनती है और मतलब यदि प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ तो फिर उस पॉलिसी को चेंज किया जाता है। इस साल का यदि हम सोचें कि क्या आ सकता है, तो व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक पॉलिसी एक लाइफलाइन के जैसा है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है, इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा का पूरा ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही दायरा है, और इवेल्युएशन भी मोर और लेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी प्रोसेसेस में। डिफरेंट अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी जो यहाँ पूछा गया है वो फिर से पूछा जा सकता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइनली यदि देखें मेजर अप्रोचेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2020 में 3 क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स 2 साल मिला करके 2 क्वेश्चन मिला करके। एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आगे भी देखेंगे कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में एग्जाम गाइड में लिखा है। व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक लाइन में समझिए कि डेवलपमेंट क्या है। वो ये भी एक अलग एक बात है कि डेवलपमेंट के कोई एक मायने नहीं है। यदि अमर्त्य सेन जी का देखिए तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम है, डेवलपमेंट एज कैपेबिलिटी है। जबकि यदि कॉमन पार्लस में देखिए तो डेवलपमेंट क्या है कि आपका खूब इनकम बढ़ जाए, आपको खूब ज्यादा मटेरियल जो कंफर्ट है लाइफ के वो हो जाए, आपका गुड लाइफ हो जाए, मतलब मटेरियलिस्टिक वे में तो आपका जो है वो आप डेवलप्ड हैं, आपका एजुकेशन अच्छा हो, आपका हेल्थ केयर अच्छा हो, आपका जो एक्सेस टू जो डिफरेंट जो फैसिलिटीज है वो अच्छा हो, तो डेवलपमेंट है। एक नेशन का डेवलपमेंट क्या है कि उसका जीडीपी बहुत तेजी से बढ़े, उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, उसकी बॉर्डर बहुत सिक्योर हो, इंटरनेशनल रिलेशन में उसकी इज्जत काफी ज्यादा हो, उसको पीपल उसके खुशहाल हो, वहाँ शांति हो, और वहाँ पे जो कोई खाने पीने या मटेरियल जो कंफर्ट की कोई कमी नहीं हो, यही डेवलपमेंट है कॉमन पार्लस में। वैसे डेवलपमेंट के बहुत बहुत सारे मायने हैं। गांधी जी का आइडिया देखिएगा डेवलपमेंट का तो बहुत अलग है, वो मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और कई अन्य तरीके से भी डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में डेवलपमेंट की बहुत अलग कल्पना है, वो एक इमेंसिपेशन तक जाती है, वो एक अलग टाइप की जो है वो डेवलपमेंट है जो धर्म के अनुसार चलता है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मायने ये है कि जो कॉमन पार्लेंस है डेवलपमेंट का, जिसमें कि इनकम बहुत ज़्यादा हो और मटेरियल कंफर्ट और मटेरियल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो, जीडीपी ज़्यादा हो, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन गियर्ड अप होता है उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग हो जाता है नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना रंग बदलते रहा है। जब शुरू में इंडिया आज़ाद हुआ था या आज़ादी के पहले जो कॉलोनियल इंडिया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम दो बेसिकली होता था। लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखनी, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, डंडा हाँकना जिसको बोलते हैं दंड नीति, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्ट करना, यही दो काम थे। लेकिन बाद में इतना काम बढ़ गया और उसमें एक सबसे बड़ा काम जो आया वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बांध बनाने लगा, नहर बनाने लगा, वो वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज एंड मेट्रो एंड हवाई जहाज, पोर्ट एंड सड़कें
एंड बिजली एंड ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है वो बजबट बन गया। तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीडीओ नियुक्त किए जाने लगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किए जाने लगे। ये सारा एक डेवलपमेंट का पूरा एक बना, डेवलपमेंट कमिश्नर जो है स्टेट में नियुक्त किए जाने लगे। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मायने एक वर्ड में है ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो फोकस्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मायने अगेन वन ऑफ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं जो कि कॉमन पार्लेंस में है, जिसमें कि खूब सारा जो है इनकम जनरेट हो, वेल्थ जनरेट हो सोसाइटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और लाइफ जो है गुड लाइफ मटेरियल वे में जो है अच्छा हो, कंफर्ट लाइफ के सबको मिले, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो है अच्छे से मिले। तो उसके लिए जो गियर्ड अप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत डिफरेंट है उस एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है। वो डंडा नहीं हाँकता है, वो लोगों को साथ लेकर के चलता है, क्योंकि उसके लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, शांति व्यवस्था एंड रेवेन्यू कलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पैसा खर्च करता है, वो पैसा जुटाता नहीं है। तो डिस्कस इज मेन एलिमेंट। तो आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे आप फीचर्स बता सकते हैं और कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में ये कह सकते हैं, इसकी बुराइयां भी कर सकते हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो एनपीए है, जो कि 1968 में जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी के एफर्ट से आया था, उसके बाद जो है इसमें ये एक तरह का समझिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक जो खो गया था उसको रीगेन करने की कवायद थी। फिर एनपीएम आया, ये तब आया जब रेगन थेचर का राज था यूएसए और यूके में रिस्पेक्टिवली। तो वो जो है नियो लिबरल दौर शुरू हो रहा था, तो उसमें बाजार के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को अलाइन करने की कोशिश किया, वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हुआ। ये जो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1988 में, उसका परिणाम था। और उसके बाद जो है 2008 में थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे एनपीए, एनपीएम और एनपीएस ये सब मिक्स हो गया। तो ये आपको समझना है और उसको अलग अलग तरीके से, जो मैंने काफी डिटेल में बताया कि एनपीए क्या है, एनपीएम क्या है, एनपीए वर्सेज एनपीएम क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ लीजिए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन नोट जो है बहुत अच्छा है समझने के लिए। अब तो फुल क्वेश्चन आया। गुड गवर्नेंस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2018 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। हाउ इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए वर्सेज एनपीएम। तो ये तो कई जगह मैंने बताया और इस पे पूरा फुल आंसर भी एग्जाम गाइड में लिखी हुई है। इस बार देखें तो गुड गवर्नेंस शायद फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जैसा मैंने बताया कि ये पूरी तरह से एक तरह का मिक्सचर है, सिंथेसिस है एनपीए, एनपीएम एंड न्यू पब्लिक सर्विसेज का। ग्लोबलाइज्ड एरा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर को मिला के चलना चाहिए, और एक तरह का जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कि पीपल के करीब जो है एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे। तो वो सारी जो कॉन्सेप्ट है इसमें निहित है गुड गवर्नेंस में। इसके 7-8 जो है फीचर हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसको क्रिटिकली जो है आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि अगेन गुड गवर्नेंस भी एक फैड टाइप का है, जो वेस्टर्न जो कंट्री है, जो 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 समझिए भाग्य निर्माता अभी भी हैं पूरे वर्ल्ड के, उनकी वर्ल्ड व्यू थॉट से निकलता है, जो कि यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक उसको आगे बढ़ाता है। उसका जो है एक्चुअली जो जो थर्ड वर्ल्ड है उससे मैच करता नहीं है इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो उसका भी वही नियति होने वाली है जो एनपीए, एनपीएम या एनपीएस का थर्ड वर्ल्ड में हुआ। क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज थोपी जाती है तो कहने के लिए वो गुड गवर्नेंस गुड नहीं हो जाता है। बट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट है, और एनपीएम और एनपीएम एनपीए का जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ आपको बोल दिया है। आप उसको मनन करेंगे, थोड़ा स्लो करके एक बार सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक तरह का ये क्विक रिवीजन जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ इस पे मेल कीजिए, आपको हेल्प की जाएगी। वेबसाइट पे भी आप जा करके इस लिंक को पा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को हमेशा देखते रहिए, इस पे हर न्यूज़ में देता हूँ, एक तरह का ब्रॉडकास्ट है न्यूज़ फॉर पॉल साइंस हेल्प। और ट्विटर पे तो आप डायरेक्ट मैसेज मुझे दे सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। सो ओके,
बाय फॉर नाउ, बहुत जल्द मिलेंगे 3 ईयर पेपर एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशन का लेके 1-2 दिनों के अंदर ही।